हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये लेक्चर है। जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है पूरा हिंदी में रहने वाला है और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, ठीक है, और क्लास 12th के लिए। जनन स्वास्थ्य में हम पढ़ेंगे सबसे पहले यौन संचरित रोग एवं उनकी रोकथाम। अब बच्चों, यौन संचरित रोग होते कौन कौन से हैं? तो यौन संचरित रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है और यौन संबंध बनाते समय जिन रोगों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो जाते हैं वही हमारे यौन संचरित रोग होते हैं। यानी यौन संबंध के द्वारा जो रोग फैलते हैं उन्हें यौन संचरित रोग कहते हैं, ठीक है। यौन संचरित रोग की बात करते हैं तो इसमें पहला जो रोग आता है जिसे हम लोग बोलते हैं गोनोरिया। गोनोरिया क्या है? तो गोनोरिया एक प्रकार का यौन संचरित रोग है। कैसे? अब गोनोरिया होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो यह नर्सेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है। अगर हम गोनेरिया की बात करते हैं तो ये नर्सेरिया गोनोरियाई नामक एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा ये रोग फैलता है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन के समय फैलता है। मैथुन का मतलब होता है जब कोई मेल किसी फीमेल के साथ में सेक्सुअल रिलेशन करता है तो उस प्रक्रिया को मैथुन बोलते हैं और मैथुन के समय ये रोग फैलता है। बच्चों, इसके हम लक्षण की बात करेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके लक्षण की बात करते हैं तो पुरुषों में इस रोग के संक्रमण के समय मूत्र मार्ग में जलन होती है, ठीक है। यानी जैसे ही किसी पुरुष को अगर गोनोरिया हो गया या व्यक्ति गोनोरिया से संक्रमित हो गया तो उसका जो मूत्र मार्ग होगा, जहाँ से यूरिन पास होती है, वहाँ पर जलन होगी। दूसरा पॉइंट या दूसरा लक्षण क्या देखने को मिलेगा कि सिसन पर पीले हरे रंग के दाने दिखाई देते हैं, है ना। जो सिसन होगा, मेल का जो सिसन होता है उस पर पीले हरे रंग के दाने दिखाई देते हैं। मूत्र में अम्लीयता बढ़ जाती है जिससे जलन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो देखो, गोनोरिया अगर किसी भी मेल को या किसी भी पुरुष को हो जाता है तो उसका जो मूत्र होता है उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है और जैसे ही अम्लीयता बढ़ेगी तो जब वो मूत्र त्याग करेगा यानी यूरिन करने जाएगा तो उस मार्ग में जलन होगी, ठीक है। आगे पॉइंट आ जाता है कि संक्रमण मूत्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि तक फैल जाता है। मतलब बच्चों, ये खतरनाक है। अगर सही समय पर इसका उपचार ना किया गया गोनोरिया का तो ये मूत्र मार्ग से लेकर के प्रोस्टेट से लेकर मूत्र मार्ग तक फैल जाता है। स्त्री में संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। देखो, अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियों में गोनोरिया का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। हाँ, परंतु ये वाहक का कार्य करती हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करेंगी, ये वाहक का कार्य करेंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों उपचार की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक्स से लाभ पहुंचता है ना। यानी इस रोग में अगर एंटीबायोटिक्स खाई जाएं तो इसमें फ़ायदा मिलता है। अब चलते हैं दूसरे रोग पर। बच्चों, दूसरा रोग अगर हम बात करते हैं तो दूसरा नंबर का जो रोग है वो है सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? तो इस रोग का कारण ट्रैपोनिमा पैलिडम जीवाणु है। जो सिफिलिस रोग होता है बच्चों, ये ट्रैपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है। लक्षण क्या होंगे? पुरुष में संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद सिसन पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। बच्चों, जैसे ही किसी पुरुष में यदि ट्रैपोनिमा पैलिडम नाम का जीवाणु प्रवेश करेगा वैसे ही उसमें क्या हो जाएगा, सिफिलिस नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक। अब धीरे धीरे इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हाँ 9 से 10 दिन बाद पुरुष का जो सिसन होगा, है ना, जो सिसन होगा पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। ये पहला लक्षण होगा सिफिलिस नामक रोग का। स्त्रियों में भी लेबिया और योनि में लाल दाने दिखाई देते हैं। यानी महिलाओं में भी क्या होगा कि अगर महिलाओं को सिफिलिस हो जाएगा तो उनका जो लेबिया पार्ट होता है और जो योनि होती है, वजाइना जिसे बोलते हैं, वहाँ पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों
कि 1 से 6 माह बाद यह पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। मतलब पहले अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो 1 से 6 माह बाद पूरे शरीर पर क्या हो जाएंगे, चकत्ते पड़ जाएंगे, बड़े बड़े धब्बे टाइप के पड़ जाएंगे। इसके बाद ये जीवाणु हृदय, यकृत, अस्थियों और मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब देखो ये 1 से 6 माह के बाद अपना पूरी तरीके से किसी भी शरीर पर हावी हो जाते हैं, और जब ये पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं तो ये जीवाणु हमारा चाहे हृदय हो यानी हार्ट हो, यकृत, लीवर, अस्थियां, ब्रेन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, और मस्तिष्क के संक्रमित होने पर शरीर को लकवा भी मार सकता है। मतलब अगर सिफिलिस पूरी तरीके से शरीर में फैल गया और अगर वो सिफिलिस हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है तो फिर क्या हो जाता है, शरीर को लकवा भी मार सकता है। उपचार की बात करेंगे बच्चों, तो इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार है पेनिसिलिन द्वारा इस रोग में लाभ पहुंचता है। ठीक है, यानी पेनिसिलिन का उपयोग करके हम इस रोग का उपचार कर सकते हैं। अब चलते हैं रोग नंबर 3 पर। बच्चों रोग नंबर 3 है जननांगों की हर्पिस। जननांगों की हर्पिस किसके द्वारा फैलता है, तो यह सिंप्लेक्स वायरस द्वारा फैलता है। तो देखो जननांगों की हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस द्वारा फैलता है, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा घातक होगा। ठीक है, लक्षण क्या होंगे बच्चों, लक्षण होंगे कि पुरुषों में सीसन में अत्यधिक दर्द होता है, स्त्रियों में वल्वा और योनि में छाले बन जाते हैं। ठीक है, यानी पुरुषों में जैसे ही जननांगों की हर्पिस होगी तो उनके सीसन भाग में अत्यधिक दर्द होगी, जबकि स्त्रियों के वल्वा और योनि में छाले बन जाते हैं और दर्द भी होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बच्चों, इसके अगर हम उपचार की बात करें तो इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। दर्द निवारक दवाई और लैंगिक संयम बरतना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि इसका अभी तक कोई भी ऐसा परमानेंट इलाज नहीं है जिससे इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इसमें दर्द निवारक दवाइयाँ और लैंगिक संयम बरतना चाहिए। एसाइलोवीर नामक दवा से राहत मिल सकती है, यानी एसाइलोवीर नामक की अगर दवा का प्रयोग किया गया तो इससे राहत मिल सकती है। आगे बात करेंगे ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस ये भी एक यौन संचरित रोग है बच्चों। यह कैसे फैलता है, तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, यह ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोआन से फैलता है। समझ गए कि अगर ट्राइकोमोनिएसिस की बात करें तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोआन से फैलता है। ठीक, अब हम लक्षण की बात करेंगे बच्चों, तो योनि में सफ़ेद पानी निकलता है और खुजली होती है। इसका लक्षण अगर देखो किसी फीमेल की बात करते हैं, किसी भी स्त्री की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस स्त्री में अगर किसी स्त्री को ट्राइकोमोनिएसिस नाम का यौन संचरित रोग अगर हो गया है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसके लक्षण होंगे कि योनि से सफ़ेद पानी निकलेगा और खुजली होती है। ठीक, इसमें पुरुष व स्त्री दोनों का एक साथ उपचार किया जाता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि इसमें ऐसा नहीं कि हम पहले पुरुष का इलाज कर लें या पहले स्त्री का इलाज कर लें। इसमें क्या करना पड़ता है कि अगर मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों का उपचार एक साथ किया जाता है। ठीक है, हम उपचार की बात करते हैं। उपचार की अगर बात करते हैं तो ओरियोमायोसिन और टेरामाइसिन नामक दवाएं उपचार में लाई जाती हैं। यानी ओरियोमायोसिन और टेरामाइसिन नामक दवाओं से इस रोग का उपचार किया जाता है। ठीक है, आगे हम बचने की विधियों का हम उपाय जानेंगे कि बचने के उपाय मतलब इस रोग से कैसे बचें। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि अनजान व्यक्ति से लैंगिक संबंध ना बनाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति से आपको लैंगिक संबंध नहीं बनाना है। दूसरा बचने का उपाय है कि अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध ना बनाएं। नंबर 3 हो जाएगा कि कंडोम का प्रयोग करें। चौथा, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से ज़रूर मिले। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कोई भी आपके शरीर में मान लो ये यौन संचरित हो या फिर कोई भी आपको हल्का सा भी आपको ऐसा कोई डाउट दिखता है कि जिससे आप बीमार पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके मिले। आगे हम बात करेंगे बच्चों कि इलाज में लापरवाही ना करें।
भाई इलाज में लापरवाही करेंगे तो आप जल्दी से ठीक थोड़ी ना होंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको इलाज में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इसी चैप्टर में जो बच्चों आगे हमारा टॉपिक रहेगा, अच्छा यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। अब आपको पता है बच्चों की जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से हमारे देश में जनसंख्या आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और हम आपको पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या हमारे भारत देश में भी है, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, यानी जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, किन किन तरीकों को हम उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण कैसे होगा, उसके कुछ उपाय हैं। जैसे हम एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि विवाह की आयु में वृद्धि द्वारा, अगर विवाह की आयु में वृद्धि कर दिया जाए, विवाह की आयु में वृद्धि, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट होगा हमारा कि जनसंख्या नियंत्रण, हम विवाह की आयु में वृद्धि। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कम उम्र में किसी भी व्यक्ति का विवाह होगा तो जल्दी क्या होगा, ज़्यादा जल्दी वो भाई कम उम्र में होगा तो व्यक्ति इतना समझदार नहीं होता है, तो कोशिश क्या होती है कि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को रोकना चाहिए भाई। एक अब जैसे बेटे की अगर बात करते हैं, लड़का 21 साल का है, लड़की 21 साल की, तो ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़की या लड़कों की उम्र बहुत ज़्यादा 14-15 साल में, 16-17 साल में, 18-19 साल में शादी हो जाती थी, जो कि एक जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो अगर विवाह की आयु में वृद्धि हो जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी, यानी इसके द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होगा, शिक्षा द्वारा, शिक्षा द्वारा, ठीक है। शिक्षा द्वारा देखो, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें जनसंख्या का नियंत्रण करना है तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना होगा। व्यक्ति शिक्षित होगा तो चीज़ों को समझेगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्याएं हैं, व्यक्तियों में अज्ञानता भरी हुई है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि संतान का होना ना होना भगवान की देन है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक मिथ्या है, झूठ है। तो अगर व्यक्ति शिक्षित होंगे तो इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। जैसे बहुत ही सारे लोग कहते हैं कि कन्यादान पुरुष का सामाजिक उत्तरदायित्व है। अब जैसे मान लो किसी को 5 लड़के 8 लड़के हो गए, लेकिन वो जो चाहता है कि वो उसको एक बेटी हो, तो बेटी की लालसा में वो अत्यधिक या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि कन्यादान करना बड़ा शुभ होता है, या फिर कन्यादान एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मिथ्या है, झूठ है। उसके बाद पुत्र की प्राप्ति में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये भी अंधविश्वास रखते हैं कि भाई उनको एक लड़का होना ज़रूर है, आवश्यक है, इसलिए वो पुत्र की प्राप्ति के लिए संतान पे संतान पैदा करते रहते हैं। ये भी एक अशिक्षा है, ठीक है। इसको भी शिक्षित करके। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अशिक्षित लोगों में एक पॉइंट और समझते हैं कि ये लोग जानते हैं कि अत्यधिक संतानें परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है और आय में वृद्धि करती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहिए। व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चों के जन्म के बीच की दूरी, अच्छा ठीक है। देखो, बच्चों को इसके द्वारा भी हम जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब एक बच्चा हो जाए, फिर उसके 5 से 6 साल के बाद कम से कम एक बच्चा, दूसरा बच्चा होना चाहिए। यानी कम से कम 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बच्चा हुआ, उसके 1 साल बाद और बच्चा, फिर 1 साल बाद, और इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन यदि ये हो जाए कि एक बच्चा फिर उसके बाद में दूसरा बच्चा, ठीक, तो अगर बच्चों के जन्म के बीच में दूरी तय कर ले लोग, तो फिर जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे की बात करेंगे बच्चों। आगे बात करने में धर्मांधता को हटाना,
धर्मांधता को हटाना। देखो, पहले लोगों का दिमाग मान्यताओं से निकाल देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि संतान का होना या ना होना अपने हाथ में है, ना कि भगवान में। ये लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए, ठीक है। असली मोक्ष अधिक संतानों से नहीं, अपितु असली मोक्ष तब मिलेगा जब आपकी एक संतान होगी, लेकिन वो शिक्षित और व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ों में आप उसकी चीज़ें पूरी कर पाएंगे, तो ये भी होगा। अगला पॉइंट, लोगों को ये समझाना होगा कि सीमित परिवार अच्छा होता है। सीमित परिवार यानी सीमित परिवार के द्वारा भी हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में छठा पॉइंट आ जाएगा कि अत्यधिक जनसंख्या के हानिकारक प्रभाव। अब लोगों को ये भी समझना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कि ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो क्या होगा भाई, हमारे पास रहने के संसाधन है ना, खाना, कपड़ा, लत्ता, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, है ना, घरों की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये भी लोगों को समझना चाहिए कि अत्यधिक जनसंख्या के हानिकारक प्रभाव क्या होंगे। अगर ये चीज़ लोग समझ गए तो फिर वो ज़्यादा जनसंख्या को बढ़ावा नहीं देंगे। तो इन नियमों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल करते हैं। परंतु अब देखो, हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधियों या परिवार नियोजन विधियां अपनाकर जनसंख्या निवारण या जनसंख्या नियंत्रण। अच्छा, परिवार नियोजन विधियां अपना करके हम जनसंख्या का क्या कर सकते हैं कि हम लोग जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है भाई। आप जनसंख्या तो नियंत्रित करना है, तो इसमें परिवार नियोजन विधियां भी आप कर सकते हैं, ठीक है। परिवार नियोजन विधियों में सबसे पहले बाधा विधियां, ठीक है, बाधा विधियां आ जाती हैं। बाधा विधियां मतलब बैरियर मेथड, बाधा विधियां, ठीक है, यानी बैरियर मेथड के द्वारा हम जनसंख्या को कैसे, है ना। अब देखो, बाधा विधियों में सबसे पहली विधि आती है यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधि द्वारा हम जनसंख्या का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो देखो, इस विधि में क्या करते हैं कि शुक्राणु को गर्भाशय में जाने से रोकते हैं। शुक्राणु को गर्भाशय में जाने से रोकते हैं बच्चों, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, इसमें कॉपर टी का उपयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें हम कंडोम का उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करें योनिधानी, उसके बाद हम लोग डायाफ्राम का उपयोग करके हम शुक्राणु को गर्भाशय की नलियों में जाने से रोक देते हैं, ठीक। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम योनिधानी की बात करें, तो योनिधानी क्या होता है, ये भी अगर बात करें कंडोम जैसी होती है। इसका बंद वाला जो छोर होता है उसको गर्भाशय की ग्रीवा पर चढ़ा दिया जाता है, और खुले छल्ले वाला जो छल्ला होता है उसको योनि के सिरे पर रख दिया जाता है, ठीक। डायाफ्राम की बात करते हैं, तो ये गुंबद के आकार का रबड़ या पतले प्लास्टिक की बनी हुई टोपी होती है। इसे गर्भाशय के
गुहा को बंद करने हेतु गर्भाशय की ग्रीवा में लगा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ। ठीक, रासायनिक विधियों द्वारा भी हम जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं। रासायनिक विधियाँ में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं? सबसे पहले हार्मोनल, हम बात करेंगे हार्मोनल गर्भ निरोधन। हार्मोनल गर्भ निरोधन। हार्मोनल गर्भ निरोधन का मतलब होता है बच्चों हार्मोन के द्वारा गर्भ का निरोधन करके। जैसे इसमें कुछ दिन आती हैं कि जैसे माला डी नामक गोली। ठीक है, माला डी। ठीक, माला डी नामक गोली का उपयोग करके हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि माला डी नामक जो गोली होती है तो प्रतिदिन सवेरे आवर्त चक्र के प्रथम दिन से 21वें दिन तक लगातार नियमित रूप से ली जाती, जिससे आवर्त चक्र के अंतिम 7 दिनों में छोड़ दिया जाता है, जिससे ऋतुस्राव हो सके। ठीक है, यानी 1 से लेकर 21 दिन तक लिया जाता है और 7 दिनों के लिए इसे छोड़ दिया जा सकता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से आसानी से हो सके। उसके बाद दूसरा आ जाता है सहेली नाम की गोली। सहेली में क्या होता है? ये सप्ताह में एक बार ली जाती है। ठीक है, इसको सप्ताह में एक बार लेने से गर्भधारण नहीं होता है। उसके बाद में प्रीवेन नामक गोली होती है, यानी जिसे हम लोग अनवांटेड 72 कहते हैं। 72 मतलब जो 72 घंटे के अंदर ले ली जाती है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। तो इन विधियों के द्वारा अगर हम कह सकते हैं तो जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और विधि आती है वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में होता क्या है? इसमें जो मेल होता है, उस मेल की जो वैस डिफरेंट डक्ट होती हैं। वैस डिफरेंस ट्यूब का मतलब होता है जो टेस्टिस मतलब वृषण से शुक्राणु को लाने वाली जो नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं को ऑपरेशन के द्वारा काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु आगे नहीं जा पाते, यानी शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते, और इसके द्वारा भी हम जनसंख्या का निर्धारण कर सकते हैं या जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं। तो वैसेक्टॉमी ये पुरुषों में। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे महिलाओं में। तो महिलाओं में होता है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं में क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, महिलाओं में, उस फैलोपियन ट्यूब को बीच से यहाँ से ऐसे काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अब यहाँ से फैलोपियन ट्यूब कट गई तो यहाँ से अब जो अंडाणु होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, जिससे गर्भधारण नहीं होता और जिससे जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसी चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ है एमनियोसेंटेसिस। होता क्या है बच्चों? तो देखो एमनियोसेंटेसिस ये एक जांच होती है। क्या होता है एमनियोसेंटेसिस में? क्या होता है बच्चों, जो जन्म से पूर्व एक जांच होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे गर्भ में कोई बच्चा, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर कोई बच्चा जो माता के गर्भ में जिसका पूरी तरीके से विकास हो रहा है, ठीक, तो जन्म से पहले इसकी एक जांच होती है। कैसे जांच होती है? ये जो गर्भ है वो एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है, ठीक, ये एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। तो हम लोग डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शन के द्वारा इस एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक।
बाहर निकालने के बाद में इस एमनियोटिक द्रव को जैसे यहाँ पर बाहर निकाला गया, इसमें जो इसका गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र का निरीक्षण करते हैं, यानी गुणसूत्र का जांच करते हैं और जांच से पता चलता है कि ये जो गर्भ है ये पूरी तरीके से इसका विकास सही तरीके से हो रहा है। यदि सही तरीके से होता है तो उसको वैसा ही छोड़ देते हैं, नहीं तो अगर इस गर्भ का विकास सही तरीके से नहीं होता तो इसको गिरा दिया जाता है, यानी यहाँ पर एबॉर्शन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक एमनियोसेंटेसिस जांच होती है। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप समझ चुके होंगे। एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या चीज़? टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है बच्चों? तो देखो, ऐसे माता पिता जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता है कि जैसे कोई मेल है, कोई पुरुष है, उससे क्या लिया गया? स्पर्म लिया जाता है, और कोई फीमेल है उससे ओवम लिया जाता है। ओवम मतलब अंडे, एग, स्पर्म मतलब शुक्राणु लिए जाते हैं। तो मेल से स्पर्म लिया जाता है और फीमेल से अंडाणु लिए जाते हैं, यानी ओवम लिए जाते हैं। फिर इनको क्या करते हैं कि लैब में इनका निषेचन कराते हैं। लैब में इन दोनों का निषेचन कराएंगे और जब निषेचन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ पर जाइगोट बनता है। ठीक, अब देखो, आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई मेल या फीमेल, कोई स्त्री या पुरुष संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। तो मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम लेकर के इनका किसी लैब में क्या कराया जाता है? निषेचन कराया जाएगा। निषेचन कराया जाएगा तो यहाँ एक जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद में जो निषेचन कराते हैं, निषेचन के बाद में जब ये जाइगोट 32 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, ठीक है, 32 कोशिकीय अवस्था में आ जाएगा, तो इसे फिर ले जा कर के जो माता होती है, माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं और रोपित करने के बाद में ये जो माँ होती है ये पूरे 9 महीने के बाद एक सामान्य बच्चे को जन्म देती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा, और अब बना करके आप सारी चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम थोड़ा सा एक चीज़ और, बांझपन क्या होता है, एक चीज़ और समझेंगे, बांझपन। अच्छा, बांझपन तो आप समझ गए होंगे, जानते भी होंगे कि बांझपन ऐसा दंपत्ति जो बच्चे या जो संतान उत्पन्न ना कर पाए उसको बांझपन कहते हैं, या संतान के सुख से जो वंचित रहे उसे बांझपन कहते हैं। बांझपन चाहे बात करें स्त्री में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि केवल स्त्री ही बांझ है, पुरुष भी बांझ हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पुरुष भी बांझ हो सकता है। बांझपन के कारण होते क्या हैं? महिलाओं में जैसे होता है कि अनियमित अंडोत्सर्ग, अनियमित अंडोत्सर्ग। ठीक, अगर महिलाओं में अनियमित अंडोत्सर्ग होगा तो इससे बांझपन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है कि अगर जनन पथ में कोई बाधा है, जनन पथ में बाधा या अवरोध, मतलब अगर जनन पथ में कोई अवरोध है तो इससे भी बांझपन की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट, फैलोपियन नलिकाओं में कोई संरचनात्मक अगर त्रुटि हो जाए, क्या होगा कि अगर फैलोपियन नलिकाओं में कोई संरचनात्मक त्रुटि हो जाए तब भी बांझपन हो सकता है। उसके बाद गर्भाशय, अगला पॉइंट क्या होगा
कि गर्भाशय के भीतरी स्तर में कमी के कारण भ्रूण रोपण में बाधा। मतलब गर्भाशय है, गर्भाशय ये है हमारा, और इसके अगर भीतरी भाग में कोई कमी रह जाए यहाँ पर, ठीक है, जिससे भ्रूण यहाँ पर रोपित नहीं हो पा रहा, तो भी बांझपन का कारण है। उसके बाद बात करते हैं कि जो बांझपन होता है, इसमें ये जन्मजात भी हो सकता है, रोग जनित भी हो सकता है, और इसको दवा के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कोई अभी बड़ी समस्या नहीं, इसको दवाइयों के द्वारा भी बांझपन को अब ठीक किया जा सकता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हमने उन सभी चीज़ों को जान लिया है ना, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो को जितना लाइक करें या फिर जितना हो सके शेयर करिएगा। इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। थैंक यू।